So simply today we have to start the next chapter, and the name of the chapter is the Reach for the Top. So at first we will understand what is the means of the word reach for the top. So what you understand by the word reach for the top? क्या समझते हैं आप, क्या मतलब हुआ reach for the top से? Reach मतलब कहाँ पहुँचना? टॉप पर पहुँचना, सबसे ऊपर पहुँचना. So in this chapter we will study two stories. इस चैप्टर में कितनी कहानी पढ़ेंगे? टू स्टोरीज पढ़ेंगे. And in these two stories we will discuss that how the people have reached on the top from the bottom, from the beginning. कि किस प्रकार से लोगों ने कहाँ से शुरू किया? बॉटम से शुरू किया, बिल्कुल नीचे से शुरू करा. They have started when they have nothing, they are nothing. उन्होंने वहां से शुरू किया जब ना तो वो खुद कुछ थे और ना ही उनके पास कुछ था. But after some time they achieved each and everything. जब शुरू किया था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद उनके पास सब कुछ था. Means they have reached on the top in their field. क्योंकि हर चीज के टॉप का मतलब अलग होता है ना. भाई क्रिकेट में टॉप का मतलब जो सबसे अच्छा क्रिकेट में करे वही तो टॉप है. बैडमिंटन वाला तो क्रिकेट में टॉप नहीं हो जाएगा. तो क्रिकेटर के लिए क्रिकेट में टॉप होना सब कुछ है. बैडमिंटन प्लेयर के लिए बैडमिंटन में, फुटबॉलर के लिए फुटबॉलर में, माउंटेन क्लाइंबर के लिए माउंटेन क्लाइंबिंग में, स्टूडेंट्स के लिए स्टडी में, पॉलिटिशियन के लिए पॉलिटिक्स में, एक्टर्स के लिए एक्टिंग में. तो जो व्यक्ति जो काम करता है उस काम में टॉप पर पहुंचना है, उसका उद्देश्य होता है, एम होता है. So in this chapter also we will discuss that how Santosh Yadav as well as Maria Sharapova have reached on the top in their fields. कि किस प्रकार से वो अपने फील्ड में जो करते थे उसमें टॉप पे पहुंचे. So you know who is संतोष यादव? जानते हैं संतोष यादव कौन है? कौन है? हाँ बताओ पीछे. नाम से वैसे क्या लगता है? मैंने यही तो लगता है. नाम का संतोष यादव, तो नाम से तो लगता है जैसे एज इफ. अभी भी कुछ लोगों को लगा होगा जब लिखा कि क्या है, मैन ही है. बट संतोष यादव इज अ वुमन. ठीक है. एंड शी हैज क्रिएटेड a history in the field of माउंटेनियरिंग, जिसको बोलते हैं पर्वतारोही, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्वतारोही. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउंटेनियर्स, क्योंकि माउंटेन्स पर चढ़ते हैं. सो शी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग. शी रीच्ड ऑन द टॉप इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग. वो कहाँ टॉप पर पहुंची? माउंटेनियरिंग के फील्ड में टॉप पर पहुंची. तो अब इसने क्या क्या रिकॉर्ड सेट किए हैं? यू नो अबाउट हर रिकॉर्ड. सो द फर्स्ट रिकॉर्ड विच शी क्रिएटेड, जो पहला रिकॉर्ड संतोष यादव ने बनाया था, एंड द रिकॉर्ड वाज दैट शी वाज द यंगेस्ट वुमन टू क्लाइंब. सबसे ऊंची पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. सो शी वाज द यंगेस्ट वुमन टू क्लाइंब एवरेस्ट. तो पहला रिकॉर्ड इस पे क्या बना है? द यंगेस्ट. द यंगेस्ट से मतलब सबसे यंग, ये सबसे कम उम्र. So the first record which संतोष यादव has created was that जो पहला हिस्ट्री इन्होंने बनाया, जो पहला रिकॉर्ड बनाया, वो पहला हिस्ट्री और पहला रिकॉर्ड ये था that she is the youngest woman of the वर्ल्ड, नॉट इंडिया. इंडिया की नहीं,
इस संसार की सबसे कम उम्र की वुमन थी जो कहाँ पहुंची थी? माउंट एवरेस्ट पर। पहला हिस्ट्री ये क्रिएट किया। दूसरा हिस्ट्री ये तो हुआ फर्स्ट। सेकेंड, द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम एवरेस्ट ट्वाइस से मतलब दो बार मीन्स द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम एवरेस्ट ट्वाइस। मतलब क्या हुआ? इस वर्ल्ड की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर कितने बार होकर आई? 2 बार। तो वो अपने फील्ड में टॉप पर पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंची ना। 2 बार पहुंची, 2 बार उसने हिस्ट्री बनाई। तो in this chapter we will discuss that how संतोष यादव has started as a girl, कि उन्होंने अपना जीवन एज ए गर्ल कैसे शुरू किया था। और व्यक्ति कोई टॉप पर ऐसे तो नहीं पहुंच जाता है। he or she has to struggle a lot। एक व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स भी जो कुछ भी कर रहे हो, आज वो जो कुछ भी कर रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठेकेदारी करते हो, मैकेनिक हो, जो भी काम करते हो, हर काम का अपना इम्पोर्टेंस होता है। और क्या जिस काम पर आज वो जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो क्या वैसे ही पहुंच गए वो? इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसी तो नहीं पहुंचे। तो संतोष यादव ऐसी तो नहीं बन गई होगी, उसने तो क्या किया? पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया। सो शी हैज टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर दैट। उसे इसके लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा होगा। और उसने तो जब ऐसे टाइम पे लिया था व्हेन द गर्ल्स हैज बीन गिवन फ्रीडम और नॉट। आज से आप 50 साल पहले की लड़कियों की लाइफ देख लो। आप इमेजिन करो, हम लोग 2020 में नहीं है, हम लोग 1970 में हैं, ठीक है? जरा इमेजिन करिए आप लोग ऐसे बैठे होते? नहीं बैठे होते। ऐसे छोड़ दो, इस एज में तो लड़कियों की शादी हो जाती थी, यही तो था, क्योंकि पहले का सिस्टम बिल्कुल अलग था। तो समझिए हाउ मच प्रॉब्लम्स, हाउ मच स्ट्रगल शी हैड टू फेस टू रीच ऑन द टॉप, कि उसे अपने लाइफ में, अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, वो हम पहली स्टोरी में पढ़ेंगे, संतोष यादव। सेकेंड, मारिया सारापोवा। आई थिंक दैट यू ऑल मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मारिया सारापोवा। जानते हैं किसने किसने नाम नहीं सुना मारिया सारापोवा का? रेज योर हैंड। टेनिस देखते हैं कभी? टेनिस इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है, ओलंपिक जीता हुआ है। और ये भी नहीं कि बहुत पुरानी, अभी भी खेलती है वो, तो रशियन है, अभी भी खेलती है। सो शी इज द इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर, रैंक टेनिस, है ना? जैसे कितने टेनिस प्लेयर को जानते हैं आप? नाम से नहीं जानते। नाम मैं लूँ तो रोजर फेडरर का नाम सुना है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल। सर राफेल नडाल का सुना। तो राफेल नडाल से ज्यादा मेडल्स रोजर फेडरर ने जीते हुए हैं। रोजर फेडरर है इज नोन एज द मास्टर ऑफ ग्रास कोर्ट, है ना? जैसे कितने जानते हो टेनिस में कितने बड़े टूर्नामेंट होते हैं? सर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। हाँ, देखो 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। विंबलडन या समृद्ध राइट, विंबलडन एक हो गया, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड 4th फ्रेंच ओपन। जो फ्रेंच ओपन होता है ये खेला जाता है लाल बजरी पर, ठीक है? जो कोर्ट बनता है वो किसका बनता है? लाल बजरी का। बाकी विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये ग्रीन कोर्ट पर खेले जाते हैं।
तो ग्रीन कोर्ट का मास्टर माना जाता था रोजर फेडरर को, और रेड कोर्ट का मास्टर माना जाता था राफेल नडाल को। तो एक समय ऐसा था कि लगातार चार विंबलडन 4 साल लगातार, विंबलडन, यूएस ओपन, ये सब किसने जीते? रोजर फेडरर ने जीता। फ्रेंच ओपन केवल रोजर फेडरर 1 या 2 जीत पाए थे, क्योंकि वहां नडाल जीत जाता था। क्योंकि टेनिस एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज्यादा स्टैमिना चाहिए, क्रिकेट में नहीं चाहिए। लेकिन टेनिस है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, जैसे इसमें आपको लगातार, और टेनिस में तो क्या 1 by 1 ही चल रहा होता है, और बॉल बहुत पावर से भी आता है, उतना पावर मारना भी है, पूरा कोर्ट भी कवर करना है। देखा है कभी खेलते हो? यस सर। आप मारिया सारापोवा को खेलते हुए देखिएगा, आप गूगल पे उसे आप सर्च करिएगा, देखिएगा। जब वो बॉल को हिट करती है ना, तो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है। और हमारे मुंह से आवाज़ कब निकलती है बेटा? जब हम कोई, कब निकलती है? जब कोई भी चीज पे ज्यादा जोर लगाते हैं। जब आपके पास जितना है उससे ज्यादा निकलते हैं, एकदम ये आता है ना, तो आप क्या होता है, अंदर तक का पूरा ताकत लगाते हैं। तो आप अगर मारिया सारापोवा को देखेंगे, ऑन ईच शॉट उसके मुंह से ऐसी आवाज निकलती है। एंड शी हैज बिकम नंबर 1 इन वीमेंस टेनिस एट द एज ऑफ 17 और 18। केवल 17-18 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। यही तो है, जैसे अभी आप भी सब लोग हैं, आप जितने भी लोग बैठे हैं सब 14-15 से कम के नहीं होंगे, इससे कम एज नहीं होगी किसी की, डॉक्यूमेंट की अलग हटा दो, रियल एज होगी वो 14-15-16 के होंगे सब। लेकिन स्टिल यू ऑल आर इन अ फिक्स व्हाट टू डू। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन रहता करना क्या है। लेकिन वो 17 साल की एज में क्या हुई? शी हैज बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन वीमेंस टेनिस। रैंकिंग होती है, जैसे क्रिकेट में रैंकिंग होती है, होती है ना। जैसे ओडीआई में अभी नंबर 1 कौन है? विराट कोहली। नंबर 2 रोहित शर्मा। ओडीआई का सबको पता, क्योंकि क्रिकेट बहुत खेलते हैं हम लोग। लेकिन हमारे यहाँ टेनिस तो ज़्यादा देखते ही नहीं, तो वो तो भला हो सानिया मिर्जा का, जिसकी वजह से हम लोग टेनिस में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। या बैडमिंटन की बात करें, भला हो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु का, जिसकी वजह से आज देखो लोग बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। नहीं तो हम लोग तो केवल किस में लगे रहते हैं? क्रिकेट में ही लगे रहते, वही सब कुछ। तो एट द एज ऑफ 17 शी हैज बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 इन वीमेंस टेनिस। अलग अलग होता है, मेंस का अलग, जैसे यहाँ क्रिकेट होता है ना, मेंस क्रिकेट अलग है, वीमेंस क्रिकेट अलग है। मेंस क्रिकेट का रैंकिंग अलग होगा, वीमेंस क्रिकेट का अलग होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी मैन टेनिस वो अलग होता है, वीमेन टेनिस अलग होता है। तो वीमेन टेनिस थी, वीमेन टेनिस में वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गई किस एज में? 17। और वर्ल्ड नंबर 1 का बनने का मतलब क्या है? कि आप सबसे अच्छे हो उस समय, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो सेकेंड स्टोरी में हम पढ़ेंगे दैट हाउ मारिया सारापोवा हैज बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 इन वीमेंस टेनिस, कि किस प्रकार से उसका लाइफ स्टार्ट हुआ, हाउ मैनी प्रॉब्लम्स ही हैड टू फेस, उसे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कैसे वो वर्ल्ड नंबर 1 बनी। शी वॉज ट्रेन इन अमेरिका, अमेरिका में ट्रेनिंग ली थी। तो पहले समझ में आया खेलेगी कहाँ से, अमेरिका की तरफ से खेलेगी या रसिया की तरफ से खेलेगी। बट अल्टीमेटली शी डिसाइडेड टू प्ले फॉर हर नेटिव कंट्री। उसने कहा नहीं, माई ब्लड इज रशियन, मेरा ब्लड रशियन है और मैं रशिया की तरफ से खेलूंगी इफ रशियन गवर्नमेंट परमिटेड मी। रशियन गवर्नमेंट ने परमिट किया। और ओलंपिक में भी बैडमिंटन होता है, एंड शी हैड वॉन गोल्ड मेडल फॉर रशिया इन ओलंपिक इन टेनिस। टेनिस ने उसे क्या ला के दिया था? गोल्ड मेडल ला के भी दिया था। तो यहाँ पर चैप्टर 1 है, लेकिन स्टोरी कितनी पढ़ेंगे हम लोग?
दो स्टोरी पढ़ेंगे। पहली स्टोरी किसके बारे में पढ़ेंगे? द फर्स्ट स्टोरी विच वी स्टडी इज ऑल अबाउट संतोष यादव एंड द सेकंड स्टोरी इज ऑल अबाउट मारिया सारापोवा। तो आज हम लोग पहले पहली स्टोरी शुरू करते हैं। देखिए यहीं से शुरू होता था। ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who had scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not be considered a curse, was not generally welcome. So as I have told you that Santosh Yadav has created the history in the field of माउंटेनरिंग के फील्ड में उसने इतिहास बनाया है, रिकॉर्ड सेट किए हैं। तो वो ये द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। सो शी हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री किस रूप में थी? द ओनली वुमन ऑफ द वर्ल्ड हु स्केल्ड। स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब से नापना होता है। नाविक चढ़ गए मतलब वहां तक नाप के आ गए भी। तो सिंपली संतोष यादव वॉज द ओनली वुमन ऑफ द वर्ल्ड हु हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। जो संतोष यादव थी वो संसार की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट 2 बार होकर आई थी। एंड शी वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी, और उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। इस आज से जिस समय उसका जन्म हुआ था वहाँ बेटे का जन्म क्या माना जाता था? ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, कि भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का वरदान है। इस बेटे के जन्म पर तो लोग खुश हो जाते थे। एंड इफ अ गर्ल हैज टेकन बर्थ, और अगर बच्ची का जन्म हुआ, दो नॉट कंसीडर्ड, क्या बेटा? दो द बर्थ ऑफ अ गर्ल वॉज नॉट कंसीडर्ड अ कर्स। ऐसा नहीं था कि बेटे का जन्म हुआ तो भगवान का वरदान है, आशीर्वाद है, और बेटी का जन्म है तो भगवान का अभिशाप है। अभिशाप तो नहीं मानते थे लोग, बट स्टिल द बर्थ ऑफ अ गर्ल हैज नॉट बीन वेलकम। लेकिन बच्ची का लोग स्वागत नहीं करते थे। मीन्स एट द टाइम ऑफ अ गर्ल्स बर्थ द पीपल वर नॉट हैप्पी, लोग खुश नहीं होते। तो उसने कहा संतोष यादव एक ऐसी महिला थी जिसने संसार में पहली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार होकर आई थी, और उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां बेटे के जन्म होने पर तो लोग क्या मानते थे कि क्या है? इट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। जबकि जब बेटी का जन्म होता था तो उसे कर्स तो नहीं मानते थे, लेकिन बेटी के जन्म पर लोग खुश नहीं होते थे। When her mother was expecting संतोष, when her mother was expecting संतोष मतलब when her mother was expecting संतोष मतलब उसकी माँ लड़के को चाहती थी। When her mother was expecting संतोष means when her mother was about to give birth to संतोष। इसका मतलब ये हुआ कि जब संतोष यादव की माँ संतोष यादव को जन्म देने वाली थी, मीन्स जब वो अपने माँ के पेट में थी, उस समय क्या था? अ ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स। अ ट्रैवलिंग होली मैन, अ ट्रैवलिंग होली मैन मतलब साधु। पहले नहीं साधु सन्यासी ऐसे घूमते रहते थे, तो एक ऐसी घूमते हुए साधु सन्यासी ने क्या किया? ही हैज गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स। लोग पहले बहुत ज़्यादा मानते थे, अब बहुत कम मानते हैं। पहले तो लोग बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, भगवान मानते थे साधु सन्यासियों को। तो जब वो ट्रैवलिंग होली मैन निकला तो इन्होंने भी, बापू जी महाराज जी आशीर्वाद दीजिए मुझे। तो उसने क्या करा? उसने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद क्या दिया? एज्यूम्ड दैट शी वांटेड अ सन, क्योंकि उस समय सब लोग क्या चाहते थे? किसका जन्म हो?
बेटे का जन्म हो, तो साधु को क्या लगा होगा किसका जन्म होना चाहिए, ये भी क्या सोच रहे होंगे कि इनके घर में किसका जन्म हो, बेटे का। तो उसने भी आशीर्वाद, जाओ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तुम्हारे घर में पुत्र जन्म ले, है ना, आशीर्वाद दिया उस साधु ने। लेकिन हुआ क्या, बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, बट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। लेकिन सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, कब, व्हेन द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, मतलब हुज ग्रैंडमदर, अनबॉर्न चाइल्ड कौन था उस समय, संतोष यादव का जन्म नहीं हुआ था ना, सो अनबॉर्न चाइल्ड में संतोष यादव, जो संतोष यादव की दादी थी, उनकी बात को सुन के सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा मुझे कौन नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, मुझे टोल्ड हिम दे डिड नॉट वांट अ सन, मुझे बेटी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे बिल्कुल दादी तो बिल्कुल अलग थी, हाँ, जहाँ सब लोग बेटा चाहते थे वहाँ उन्हें क्या चाहिए, बेटी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, दादी अलग नहीं थी। संतोष यादव को इससे पहले ऑलरेडी 5 भाई थे, इसलिए बेटी चाहिए थी, समझ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी 5 भाई थे तो उन्हें लगा कि अब 5 भाइयों के बीच में बहन भी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई शी आस्क्ड द होली मैन दैट वी डिडंट वांट अ सन, वी वांट अ गर्ल। तो ये हुआ जब उसने कहा कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए, तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, और जो होली मैन था, साधु था, सन्यासी था, वो भी सरप्राइज हो गया। Nevertheless, he gave the requested blessings. लेकिन फिर भी उसने क्या किया, he gave the requested blessings. Requested blessing मतलब कौन सी blessing की रिक्वेस्ट की गई थी, कि आप क्या आशीर्वाद दें कि लड़की का जन्म हो, तो उसने कहा वो तो वैसे वही दिया, ठीक है, जाओ पुत्री की प्राप्ति हो, पुत्री रत्न की प्राप्ति हो, तो उसने अपना आशीर्वाद बदल दिया। लेकिन उनके आशीर्वाद बदलने से क्या होता है ना, ये तो हम लोग मानते हैं, लोग अभी भी बाबा जी है ना, पैर धो दोगे चंदन पिएंगे उनका, और बाबा जी का जब कान खोलते तब पता चलते बाबा जी थे क्या, है ना। चाहे कितने बड़े बड़े लोग भगवान मानते थे, जिनको यू हैव आसाराम बापू, कितने बड़े बड़े उनके वो सन्यासी थे। जैसे पिछले साल बाबा राम रहीम, अब आज वो कहाँ है, जेल में, जिनको लोग क्या मानते थे, भगवान मानते थे। तो उस समय लेकिन इस प्रकार के होते भी नहीं थे। द फैक्ट इज दैट, क्योंकि उस समय इस प्रकार के बाबा नहीं होते थे, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, और इसीलिए लोगों का फेथ भी था उन पर। ब्लेसिंग्स काम करे नहीं करे वो अलग बात थी, लेकिन लोग स्पिरिचुअल होते थे, लोगों का बुरा नहीं करते थे, इसलिए लोगों का फेथ था। अब पैसा चाहिए सब उसके लिए करते, तो अब लोग फेथ भी सब नहीं करते, कुछ ही है, बाकी तो गालियां देते, यही तो है। तो क्या हुआ, उसने ब्लेसिंग दी कि ठीक है, अगर आपको बेटी चाहिए तो आपके घर में बेटी का जन्म होगा। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य में यही लिखा भी था। द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, ऐसा लग रहा है जैसे उस साधु की ब्लेसिंग्स काम कर गई हो। और किसका जन्म हुआ, संतोष वॉज बॉर्न इन द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। और जैसा वो चाहते थे बेटी का जन्म हो, बेटी का जन्म हुआ, संतोष यादव का जन्म हुआ, और वो 5 भाइयों के बीच में 6वीं बहन थी, वो 6वीं सिस्टर थी, सिस्टर टू 5 brothers. She was born in the small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. और हरियाणा इट इज फेमस, सबसे ज़्यादा हरियाणा किसके लिए फेमस है, फॉर इट्स रेसलर्स। जितने भी आप पहलवान हो वो सब आपको हरियाणा के मिलेंगे। फोगाट पैदा होगा तो सभी जानते, दंगल वाली जो, हाँ, गीता फोगाट, बबीता, गीता, या अभी भी योगेश्वर दत्त, या जितने भी पहलवान है वो सब कहाँ के, सब हरियाणा के। हरियाणा में ऐसा लगता है जैसे पहलवानी है ना उनके ब्लड में होती है, तो वो कुछ अलग ही लोग होते हैं हरियाणा के। तो इसका भी जन्म कहाँ हुआ था, शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास। सो शी वॉज बॉर्न इन अ विलेज एंड द नेम ऑफ द विलेज वॉज
Joniamas. The name of the district was Rewari, and the name of the state was. So simply if it has been asked to you where was Santosh Yadav born, तो क्या लिखेंगे? Santosh Yadav was born in a village, district and state हरियाणा की जोनियावास रेवाड़ी हरियाणा, ये याद रखना है कि उसका यहाँ जन्म हुआ था। The girl was given the name संतोष। Now the naming ceremony was there, नामकरण संस्कार हुआ, and now the girl has been given the name संतोष। लड़की का नाम भी क्या रखा गया? संतोष रखा गया, which means contentment। और संतोष का मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि। लोग बोलते ना, अरे थोड़ा संतोष रखो, धीरज रखो, बोलते हैं ना संतोष होना चाहिए, कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन। इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? सेटिस्फैक्शन। तो लड़की का नाम रखा गया संतोष, जिसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो उसके नाम का मतलब तो था सेटिस्फैक्शन, बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। लेकिन ये तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, किससे? विद हर प्लेस इन द सोसाइटी, क्योंकि उस समय की सोसाइटी कैसी थी? ट्रेडिशनल लोग थे, कंजर्वेटिव, पुरानी विचारधाराओं के। और पुरानी विचारधाराओं का पहले तो गर्ल्स को फ्रीडम ही नहीं मिलती थी। दे हैव नॉट बीन सेंट टू स्कूल्स, और अगर स्कूल में भेजा भी गया तो केवल कितने तक पढ़ाई होती थी? 5वीं क्लास तक, प्राइमरी तक। पहले का लोग क्या मानते? कलेक्टर बनना है क्या? बस लिखना आ जाए, इसने चिट्ठी लिख दिया करेगी, करना तो है चूल्हा चौका ही है, यही तो मानते थे पहले लोग। और इसीलिए पहले गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती है। नाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज। नाउ द गर्ल्स इज फार बेटर देन द बॉयज। चाहे वो किसी का भी रिजल्ट हो, किसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है? एनुअल का बहुत अच्छा आता है। नाउ दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। लेकिन क्यों वो कर पाए? क्योंकि उन्हें अब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। पहले लोग मौका ही नहीं देते थे। पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, उन्हें बाहर ही निकलने देते थे। तो यही उसके साथ था कि ना तो क्या करोगी, तुम पढ़ाई करोगी, ठीक है, यही गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ लो, चलो। तो उससे कहा नहीं, हमें बाहर पढ़ना, बोले नहीं, बच्चियाँ नहीं पढ़ती। जैसे 16 साल की हुई, थोड़ी बड़ी हो, चलो इसकी शादी कर दो, उससे कहा शादी भी नहीं करनी मुझे। तो मीन्स जो भी है, सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी विद द गर्ल्स, उस समय जो भी गर्ल्स के साथ सोसाइटी में हो रहा था, सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी उससे। वो इस प्रकार की सोसाइटी नहीं चाहती थी। सी वॉन्टेड ईच एंड एवरीथिंग इक्वल टू द बॉयज। वो चाहती थी उसे भी बॉयज के इक्वल सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मिले, सारी फ्रीडम मिले, बॉयज के जैसे उसे एजुकेशन मिले, वो सब ऐसे ही चाहती थी। Where other girls, she began living life on her own terms from the start। और इसीलिए क्या हुआ? From the beginning, from the start, she started leading her life in her own style। वो सोसाइटी के तौर तरीकों से खुश नहीं थी, इसीलिए उसने अपना जीवन अपने तौर तरीके से, अपने तरीके से हिसाब से जीना शुरू कर दिया। She began living life on her own, while other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts। आज जैसे आप कहीं भी पार्टी में जाओ तो मुझे लगता है 90% गर्ल्स, पार्टी नहीं ऐसी नॉर्मल मार्केट में जाती, टॉप और जीन्स में ही दिखेगी। आज से 25 साल पहले चले जाओ, 50 तो बहुत दूर की बात है, 25 साल पहले चले जाओ तो नहीं मिलता था। 50 साल पहले तो क्या था? सब ट्रेडिशनल, कुर्ता सलवार साड़ी सब वही पहनते थे। तो समय उसके गांव की जो ज़्यादातर लड़कियां थी वो क्या पहनती थी? ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कुर्ता सलवार साड़ी ये पहनती थी। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। सी प्रेफर्ड शॉर्ट, उसने वेस्टर्न ड्रेस, शॉर्ट्स ड्रेस को प्रेफर किया। लुकिंग बैक सी से नाउ, और वापस देखते हुए अब क्या कहती है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई हैव चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट। कहती फ्रॉम द बिगिनिंग आई नो, मैं बहुत पहले से जानती थी दैट इफ आई चूज, आई वॉज डिटरमाइंड, मैं पूरी तरीके से निश्चय करके आई थी दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, अगर मैंने सही रास्ता चुना,
अगर रीजनल अगर दिमाग लगा के रास्ता चुना तो मुझे नहीं बदलना पड़ेगा, बल्कि मेरे आसपास जो लोग हैं उन्हें बदलना पड़ेगा। मतलब जैसे आज आप घर पे जाके अपने बोल दो कि अब आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको क्रिकेटर बनना है, क्या होगा? क्या होगा आप बताइए ज़रा। क्रिकेट घर में खेली जाएगी, बॉल आप बने होंगे, बैट पापा के हाथ में होगा, हम तुम्हें क्रिकेटर बना दिए, यही तो है। या मान लो आप यहाँ से जाके बोल दो कि पापा आप पढ़ाई नहीं करनी, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, मुझे सिंगर बनना है, फिर सारे सुर ना खुल जाए आदि तो कहना पापा दे धनादन दे धनादन दे धनादन, यही तो होगा। लेकिन और सपोज करिए पापा को आपने मना भी लिया, कैसे भी रो धो के कैसे भी मना लिया, आपने क्लास ज्वाइन कर ली, फिर आपके दोस्तों को पता चला कि सिंगिंग क्लास जा रहे हैं, फिर जैसे आप निकले देखो शकल देखिए इनकी, ऐसा निगम बनेंगे। फिर आपको सोसाइटी का मीन्स आप वो करें जो सब कर रहे हैं तब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब कुछ अलग करना चाहते हैं तो सबको प्रॉब्लम है। तो पहले तो लोग आपको ब्लेम करेंगे, कब तक करेंगे? जब तक आप सफल नहीं हो जाते, और जब आप सफल हो गए, बहुत अच्छे सिंगर बन गए, फिर वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे वो अपने बेटों से क्या कहेंगे, चलो तुम भी सिंगिंग क्लास। तो यही कहती मुझे पता था अगर मैं सही रास्ता चुनूंगी, अगर मैं उसमें सफल हो गई तो मुझे चेंज नहीं होना होगा, मेरे आसपास के जो लोग हैं उन्हें चेंज होना होगा। ठीक है, इसके बाद कल करेंगे, मीटिंग भी खत्म हो गई।